स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और क्लास है 6 और चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ये आप चैप्टर देख सकते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। स्टार्ट करते हैं। आसमान में जब आप रात में देखते हैं तो आपको रात में कई चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, कई छोटी छोटी चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले हो जाते हैं और कुछ धुंधले से आपको दिखाई देते हैं और कुछ टिमटिमाते हुए से दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें से हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें बिल्कुल टिमटिमाते हुए अलग सी दिखती है और कुछ एक जैसी दिखती हैं। ये रात में जब आसमान बहुत साफ हो तब ये नज़ारा देखने को मिलता है। आगे देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम लोग रात में और क्या क्या देखते हैं। रात में हम लोग देखते हैं चंद्रमा को, तारों के साथ साथ चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है वह हमेशा पूरी तरह से गोल नहीं दिखाई देता। वह महीने में एक ही बार पूरी तरह से गोल दिखता है। महीने में एक ही बार पूरी तरह से गोल दिखता है। कौन सा दिन होता है वो दिन होता है पूर्णिमा। और फिर 15 दिन बाद चंद्रमा पूरी तरह से आसमान से गायब हो जाता है। उस दिन को कहते हैं अमावस्या। यानी 15-15 दिन के अंतराल में चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है और फिर धीरे धीरे छोटा होते होते गायब हो जाता है। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन के समय जो है हम सभी छोटी वस्तु, ये छोटी छोटी चमकीली वस्तु जो है उनको नहीं देख पाते हैं। आखिर रात में ही ये क्यों दिखती है? कारण यही है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ही तेज है और सूर्य के प्रकाश के कारण इनका जो प्रकाश है तारों का या फिर चंद्रमा का, ये इनका प्रकाश धूमिल हो जाता है, छुप जाता है, जिसके कारण ये दिन में नहीं दिखती। सूर्य हो या चंद्रमा हो या कई वस्तुएं जो रात के समय चमका करती है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो रात में चमकते हैं, सूर्य चंद्रमा या जो भी है, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं और ये गर्म होते हैं, गैस के बने होते हैं। खगोलीय पिंड गैस के बने होते हैं। इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि गर्मी और लाइट होती है और ये बड़ी गर्मी फेंकते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश बड़ी उत्सर्जित करते हैं। तो इन पिंड को क्या कहते हैं? इन पिंड को कहते हैं तारा। तो हम लोग सूरज को भी एक तारा कह सकते हैं। सूरज को भी एक तारा कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बच्ची तारों के पैटर्न को देख रही है। ये जो आप तारों के विशेष डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तारे हैं और यहाँ पर 7 तारे हैं। ये वाट की तरह दिखता है और ये बच्ची बिल्कुल सीधी रेखा में देख रही है और यहाँ आपको गोल एक सिंगल तारा दिखाई देता है, वो है ध्रुव तारा। ये वाट की तरह दिखता है। ये 3 की तरह जो लाइन में खड़े हैं, चमक रहे हैं, तो ये है क्या? इनको कहा जाता है नक्षत्र मंडल, यानी कि अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। तारों के विशेष पैटर्न को, विशेष डिजाइन को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ये जो आप वाट की तरह दिखे, इसमें आप देखेंगे गौर से तो 7 तारे हैं। 7 तारे, इनको एक विशेष नाम दिया गया है। 7 तारों के कारण सप्तऋषि नाम दिया गया है। और भी बहुत सारे आसमान में रात में जब साफ हो तो आप अनेक डिजाइन वाले इस तरह के समूह वाले तारे देख सकते हैं। ये सप्तऋषि जो तारा है ये अर्सा मेजर का भाग है।
मतलब अर्सा मेजर के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग आसमानों को देख करके ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते थे। अब हम लोग जानते हैं दिशा के ज्ञान की तरफ। जब दिन हो तो हम सूर्य के स्थिति को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर रात हो, और आज के समय में हम लोग बहुत सारे यंत्र के माध्यम से दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो लोग थे वो लोग ध्रुव तारे को देख करके दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। हमेशा, चाहे कोई भी आप महीने में देखें, कोई भी मौसम में देखें, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग खगोलीय पिंड की तरफ। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, माने इसके पास अपनी लाइट नहीं, अपनी रोशनी नहीं, अपनी ऊष्मा नहीं। तो इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं ग्रह। ग्रह को प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट भी कहा जाता है। यानी कि प्लैनेट का अर्थ होता है किसी का परिक्रमा करने वाला, किसी का भ्रमण करने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो ये सब जो ग्रह हैं, ये लोग सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं या फिर किसी तारे से ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। अपने नज़दीक का कोई इनका तारा होता है तो उनसे ही ये ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, यहाँ से धरती से बहुत चमकीला दिखाई देता है। अगर हम लोग चांद पे जाके पृथ्वी को देखें तो ये भी पृथ्वी हमारी चमकीली दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। ये आप डिजाइन देख रहे हैं, ग्रहों के चित्र बने हुए हैं। इसमें सेंटर में जो है वो सूर्य है, ये देखिए सूर्य। इसके बाद आता है बुध, इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी, और इसके बाद आता है मंगल। इसके बाद आप डिजाइन ये वाला देख सकते हैं, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, इसको हम आगे बताएंगे। ये ग्रह हैं, इसके बाद आगे और बड़े बड़े ग्रह देखने को मिलेंगे। देखिए इधर, यहाँ देखिए, एक ग्रह है बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस, और एक और है इधर 8वां ग्रह नेपच्यून। इधर देखिए नेपच्यून। तो 8 ग्रह है। आप लोगों ने 9 ग्रह के बारे में सुना होगा, यहाँ 8 ग्रह दिखाया गया है, क्योंकि जो 9वां ग्रह है प्लूटो, उसको वैज्ञानिक आजकल बौना ग्रह मान करके उसको अब ग्रह नहीं मानते। तो इस तरह से 8 ग्रह हो जाते हैं, और ये सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए इनका एक लाइन बना हुआ है, ये अपनी ही कक्षा में परिक्रमा करते हैं, इसको कक्षा कहते हैं, और सूर्य का परिक्रमा ये लोग करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आसमान में जो दिखता है, विशेषकर रात में, वो सबसे बड़ा चीज़ दिखने वाला और सबसे चमकीला दिखने वाला वो है चंद्रमा, और वो भी एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा जो है एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इनको भी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है। अब हम लोग जानते हैं सौर मंडल के बारे में। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रहों को मिला करके, और फिर क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिला करके, उपग्रह, ये सब मिल करके एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसका सेंटर पे कौन रहता है? सूर्य, और उसको मुखिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सूर्य के बारे में।
जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है सूर्य। और सूर्य किससे बना है? गर्म गैस से बना है। सूर्य की एक खिंचाव बल है, खींचने की शक्ति, खिंचाव बल, जिसके कारण यह आठों ग्रहों को अपनी ओर खींच के रखता है। और यह आठों ग्रहों को जो है प्रकाश और लाइट जो है, उष्मा जो है, यह सूर्य से ही प्राप्त होता है। अब देखिए, हम लोग को तेज उष्मा, उनकी जो तेज उष्मा है उसको महसूस कर सकते हैं पृथ्वी से। आगे देखिए, सूर्य हालांकि बहुत नज़दीक है पृथ्वी के, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी से सूर्य दूर कितना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आते हैं हम लोग ग्रह पे। ग्रह तो 8 ग्रह आप जान ही गए। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ग्रह सबसे पहले आते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग का पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे लास्ट में नेपच्यून और सबसे फर्स्ट में बुध। आगे देखिए, सौरमंडल के 8 ग्रह जो हैं वो हम जानते हैं कि अपनी कक्षा में यह चारों ओर दीर्घवृत्ताकार माने बड़े आकार में यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध सबसे नज़दीक है, ये जानते हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर मारने में 365 दिन और 6 घंटा लगते हैं, उसी तरह जो सबसे नज़दीक का है बुध ग्रह, उसको कितना समय लगता है? 88 दिन। 88 दिन, देखिए यहाँ 88 दिन लगते हैं। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। जुड़वा माने ये बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, आकृति में समान है, इसी कारण इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। देखिए, प्लूटो ग्रह को कब से ये वैज्ञानिक लोग ग्रह नहीं मानते, बौना ग्रह मानते हैं। 2006 से 2006 में वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि अब इसको बौना ग्रह कहना है, मानना है, इसको किताबों में स्थान नहीं देना है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का पृथ्वी। अब हमारी पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी का नंबर आता है 3 नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। और साइज में देखें, आकार में, तो 5 नंबर में। ठीक, बड़ा ग्रह है ये। पृथ्वी का आकार जो है कहीं थोड़ी चपटी है, ध्रुव के पास चपटी है, और थोड़ी कहीं बाहर निकली हुई है, यानी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन हम लोग को बचपन से सिखाया गया है ये संतरे की तरह है, जबकि यह संतरे की तरह नहीं है, भूआब है। इसका आकार को भूआब कहते हैं, मतलब पृथ्वी के समान आकार। आगे देखिए, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन अनुकूल रूप से यहाँ संपन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंड, यहाँ पर नॉर्मल है। दूसरी, यहाँ पर पानी है और वायु है, और वायु में सबसे इम्पोर्टेंट गैस ऑक्सीजन ये मौजूद है। इसी के कारण सौरमंडल का जो है सबसे अनोखा ग्रह पृथ्वी को माना जाता है। आगे देखिए, ये चंद्रमा का फोटो है, सफ़ेद सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, चंद्रमा का फोटो। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि यह दूसरे खगोलीय पिंड से काफ़ी
नज़दीक है। नज़दीक होने के कारण यह बड़ा दिखाई देता है। आगे देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी नापते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यहाँ देखिए, यानी कि नेचुरल उपग्रह, प्रकृति ने इसको बनाया है। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं 1, 2, 3, ये भी एक उपग्रह है, लेकिन ये मानव निर्मित उपग्रह है। मतलब कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान भी बनाया करते हैं, और इसको क्या करते हैं, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास जाकर के इसको रॉकेट के माध्यम से स्थापित कर दिया जाता है। तो अब जो है ब्रह्मांड के विषय पर हम लोग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ ऐसे ही इंसानों के द्वारा भेजे गए जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनका नाम है इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। ये भारत ने भेजा है अंतरिक्ष में। आगे देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, हम लोग जान रहे हैं। तो इसका एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा होता है, और इतना ही दिन में यह अपने खुद भी अक्ष में घूम जाता है, माने स्वयं भी घूमता है और यह पृथ्वी के चारों तरफ भी परिक्रमा करता है। तो इसी के कारण हम लोग को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से जब हम लोग देखते हैं तो इसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगर जीवन की बात करें तो चंद्रमा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। वहाँ भी पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, लेकिन पृथ्वी की तुलना में वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को जब देखते हैं तो पूरा दिखेगा कब? वो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, वो फिगर में समझाए थे क्षुद्र ग्रह। तो आज समझते हैं अभी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? यहाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह तारा, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं, छोटे छोटे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। माने ग्रह तो चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पिंड होते हैं वो भी चक्कर लगाया करते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पाया कहाँ जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाएगा आपको मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच देखेंगे ना तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी नजर आती है। ये इसको टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ये बने कैसे? बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ये अलग हो गए थे। ये ग्रह के ही भाग हैं, यानी कि मंगल का हो सकता है ना, बृहस्पति का हो सकता है, इसी का हो सकता है। ये टूटकर अलग हो गए और बन गए क्षुद्र ग्रह। आगे देखिए, यहाँ पर उल्का पिंड। उल्का पिंड को समझते हैं। आसमान में जब आप देखते हैं रात में, तो आपको कभी कभी लगता है कि तारा टूटकर गिर गया है। ये टूटता हुआ तारा, ये तारा नहीं है, इसको उल्का पिंड कहा जाता है। ये क्या होते हैं? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चक्कर लगाया करते हैं सूर्य के चारों ओर। जब ये चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की कक्षा के बीच आ जाते हैं, तब जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींचने लगती है, और वायु का जब घर्षण होने लगता है गिरने के समय, तो उसके कारण उसमें आग लग जाती है और उससे लाइट उत्पन्न होने लगता है, और यह पृथ्वी पर गिर जाता है। जब हम लोग रात में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है। लेकिन अगर ये बिना जले पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी में गड्ढे बन जाते हैं। आगे देखिए, आसमान में ये धब्बे सफ़ेद सफ़ेद, ये धब्बे क्या हैं? ये करोड़ों अरबों तारों का ये समूह है, जिसके कारण आसमान में ऐसा लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद किसी ने पट्टी बनाई हुई है। इसको कहते हैं आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे।
प्राचीन समय में इसको आसमान में एक बहता हुआ नदी के रूप में माना गया था, इसी के कारण इसको आकाश गंगा कहा जाता है। तो इसमें करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होते हैं, बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा, कई आकाश गंगा मिलकर के देखिए ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी सोचिए एक आकाश गंगा में करोड़ों अरबों तारे, फिर कई आकाश गंगाएं, फिर उसमें सब कोई मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण। तो सोचिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है। अभी भी हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं ब्रह्मांड को, और इसकी जानकारी जुटा ही रहे हैं रोज। तो हमारा पृथ्वी जो है और हमारा सौरमंडल ये ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रह्मांड है पहले, फिर आता है आकाशगंगा, मतलब एक बड़ा ब्रह्मांड, फिर उसमें कई सारे आकाशगंगाएं, फिर उसमें कई सारे सौरमंडल, फिर एक पृथ्वी। मतलब सौरमंडल तो हमारा एक है ही, जिसमें 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। ऐसे ऐसे सौरमंडल ब्रह्मांड में कई हो सकते हैं, कई ग्रह हो सकते हैं उनमें भी हो सकता है कहीं जीवन हो, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। और इस तरह से दिन रात वैज्ञानिक इन सब को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का हिस्सा को समझने का प्रयास करते हैं। लाखों आकाशगंगाएं, देखिए लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो सोचिए कि कितना विशाल हो सकता है हमारा ब्रह्मांड। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये जानकारी और भी आगे बढ़नी चाहिए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।